दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आपने वो उरी फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। हाँ बिल्कुल, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। और लगभग देश के प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, कल के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर में घुसकर मारने जैसी धक्का तंत्र वाली नीति इस्तेमाल करते हैं। न जाने कब वो कौन सा धक्का दे दे, कौन सी अजब सी बात कर दे, समझ में ही नहीं आता है, कभी भी समझ में नहीं आता है। और मैं इसी धक्का तंत्र के बारे में, इसी चीज के बारे में आपसे बात करना। अब मीडिया की तरह मेरे पास तो ऐसे सोर्स नहीं है जो सूत्रों के हवाले से मैं खबर दूं। ये मेरी सूत्रों के हवाले वाली खबर नहीं है, बस एक अनुमान है, एक अंदाजा है कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तब नरेंद्र मोदी ने 10 दिन तक का उपवास रखा था। अब ये 10 दिन का उपवास बहुत कड़ा उपवास था। उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पीकर और जमीन पर सोकर इस व्रत को रखा था। इसकी पूरी जानकारी हमें आचार्य गोविंद देव गिरी जी ने दी है, उसको हमने भली बातें सुना भी है और ये सबको पता भी है। और मोदी जी जब ये उपवास कर रहे थे, तब यात्रा पर भी गए थे, जहां जहां प्रभु रामचंद्र गए थे। वो रामनाथ मंदिर भी गए थे, दक्षिण के कई मंदिरों में जाकर दर्शन कर भी आए थे। और दक्षिण के मंदिरों में दर्शन कर वापस आए मोदी ने बड़े शांत आध्यात्मिक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरे नियमों का पालन करते हुए सहभागिता की थी। अब अनुमान इसलिए लगा रहा हूं कि जब मोदी का पूरा ध्यान दक्षिण भारत की तरफ है, पूरा का पूरा ध्यान दक्षिण भारत की तरफ है, मोदी ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ दिया था। उससे पहले एक चीज और हो रही थी, यह भी आपको बताना चाहता हूं। वह चीज ये हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में नहीं है, ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा था। याद होगा आपको, कई सेफोलॉजिस्ट थे जो दक्षिण भारत में भाजपा कहीं भी नहीं है, ऐसी उड़पटांग बातें बोल रहे थे। अब इनका दक्षिण भारत केरल और तमिलनाडु तक सीमित होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इनको हम दक्षिण भारत कहते हैं। इन स्टेट को हम दक्षिण भारत कहते हैं। तो इस दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं है, यह बताने की बात चल रही थी। जब यह नैरेटिव चलने लगा तो इस पर एक बात भी, एक अक्षर भी न बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने अपना निशाना, अपने कदम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा दिए थे। मतलब दक्षिण भारत में मोदी इस तरह से घूम रहे थे मानो उत्तर दर्शन के लिए आ रहा हो दक्षिण के। मंदिर तो बन रहा था उत्तर भारत में, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की यात्रा पूरी दक्षिण भारत से हुई थी, इसलिए वो वहां पर भी गए। महाराष्ट्र में भी आए थे वो, महाराष्ट्र के नासिक मंदिर में जाकर फिर रामनाथ मंदिर तक, रामेश्वरम के धनुष्यकोडी तक वह दर्शन करके आए थे। आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको वो भी समझाता हूं कि दक्षिण भारत में कैसे अपने पैर जमा रही है, लेकिन मेरा दावा एक है, अनुमान एक है कि गंगा से सागर तक नरेंद्र मोदी अपना सफर तय करेंगे। गंगा से लेके सागर तक आने वाले चुनाव में, हो सकता है, मेरा दावा नहीं है, हो सकता है आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी अपना चुनाव क्षेत्र ही बदल दे। हो सकता है वाराणसी को छोड़कर स्वामी विवेकानंद की समाधि भूमि कन्याकुमारी में जाकर नरेंद्र मोदी उसी लोकसभा सीट से अपना चुनाव लड़े, क्योंकि वह भी नरेंद्र, यह भी नरेंद्र। विवेक को देखकर ही, विवेक का आनंद दुनिया को देकर ही विवेकानंद की भूमि से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। और तब जाकर लोगों को यह धक्का लग सकता है कि मोदी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो
देश का पश्चिमी गुजरात वाला हिस्सा हो, चाहे देश का उत्तरी वाराणसी वाला हिस्सा हो, या कन्याकुमारी जैसा दक्षिण वाला हिस्सा हो, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में हो, मोदी कहीं भी जाकर अपना चुनाव लड़ सकते हैं और चुनकर आ सकते हैं। मोदी पूरे देश के नेता है। यह चित्र स्पष्ट होने के लिए शायद कन्याकुमारी की सीट से भी मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, यह जान लीजिए। मेरा दावा है, मेरा अनुमान है, मुझे सूत्रों से मिली खबर या ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा अनुमान है कि लगातार देखकर, क्योंकि आप देखते होंगे जितना दक्षिण भारत को महत्व दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मतलब हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में बहुत सारी रैलियां देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने की है। चेन्नई में भी वो बहुत बार जा चुके हैं, गृह मंत्री भी वहां अपना कदम बढ़ाए हुए है। और जब कोई पार्टी, स्थानिक पार्टी, राज्य की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी को चुनौती देती है, तो उस चुनौती को स्वीकार कर कर वह अपनी धाक वहां जमा लेते, बिल्कुल जमा लेते। और शायद यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी अगला चुनाव दक्षिण भारत से लड़ सकते हैं। और एक बात, जिनको लगता है ना दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वह जरा अभी अभी हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में क्या हुआ है देख ले। किस तरह से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्त बढ़ा रही है और साथ ही साथ अपने साथ न आने वाले पार्टियों को कांग्रेस के साथ जोड़ने से किस तरह से रोक रही है, यह भी समझ लेना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चर्चा यह है कि तेलुगु देशम वाले चंद्रबाबू नायडू फिर से एक बार एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन जो वाईएसआर कांग्रेस वाले लोग हैं वह तो इंडी, मतलब मोदी जी के हिसाब से घमंडिया अलायंस का हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं। घमंडिया में नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ है कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस की वहीं कमर तोड़ने की साजिश या वहीं कमर तोड़ने का प्लानिंग मोदी जी जरूर कर रहे हैं। कर्नाटक में जेडी क्या पार्टी है, सेक्युलर जनता दल सेक्युलर को अपने साथ कर लिया गया है। अब जब इतने सारी पार्टियां गठबंधन में सहभागी हो रही है, तो दक्षिण भारत का रिजल्ट भी क्या आएगा यह हमें समझ लेना आवश्यक है। देखते हैं आने वाले चुनाव में मोदी और क्या क्या करिश्मे दिखाते हैं। क्या वह कन्याकुमारी से चुनाव लड़ते हैं? गंगा मां ने बुलाया है यह कहकर वाराणसी से 2 बार चुनाव जीतने वाले मोदी अब क्या कन्याकुमारी में जाकर फिर से अपनी धाक जमाएंगे? देखते रहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।